हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एसबीआई के टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मार्केट में आप देखोगे टोटल 69 म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एसबीआई बैंक का सारा म्यूचुअल फंड अच्छा है? क्या हमें किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो जवाब है नहीं। देखो, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कुछ टैक्स सेविंग फंड है, कुछ गिल्ट फंड है। इसके अलावा कुछ डेट फंड होते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, बहुत सारी वेरिएशन है। तो ये सभी फंड आपके लिए सुटेबल नहीं है। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, ठीक है? आप कितनी एग्रेसिवली या फिर पैसिवली या फिर कंजर्वेटिव तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपका जिस तरह का इन्वेस्टमेंट मोड होगा, उस हिसाब से आपको फंड सिलेक्शन करना चाहिए। तो खैर, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली एसबीआई बैंक के बारे में बात करेंगे कि एसबीआई का कौन-सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है? कौन-सा ऐसा फंड है जिसमें हमें निवेश करके आराम से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं? तो चलिए इसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल बात करेंगे। कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं इन्वेस्टर के कि वो कहते हैं एसबीआई का हमें यू नो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड बताइए, क्योंकि एसबीआई एक बहुत बड़ा इंडिया में लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है? इसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं और काफ़ी ब्रांडेड है। इसका अगर हम सर्विस पीरियड देखें तो काफ़ी लंबे समय से ये इंडियन मार्केट में बना हुआ है। तो इस वजह से एसबीआई पे बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं और सेम एसबीआई म्यूचुअल फंड पे भी बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कुछ टॉप 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्क्रीन को हम स्विच करते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से फंड हैं एसबीआई बैंक के, जिसमें आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको टॉप 5 एसबीआई म्यूचुअल फंड दिख रहा होगा, लिखा हुआ। अब कौन-कौन से फंड हैं, ठीक है? उनको कैसे सेलेक्ट किया गया है, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ पैरामीटर होते हैं, ठीक है? हमने जो ये म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं 5, 6, 7 जितने भी हैं, है तो 69 म्यूचुअल फंड, लेकिन उनमें से ये अब 5-6 ही क्यों सेलेक्ट किए हैं? तो इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड होगा, कुछ कारण होगा। तो सबसे पहले उन कारण को हम जान लेते हैं जिसके आधार पे ये सारे म्यूचुअल फंड को हमने फ़िल्टर किया है, सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम फंड के नाम भी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो कैटेगरी था वो फंड की कैटेगरी, ठीक है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बहुत सारी कैटेगरी के हैं। तो पहला जो आधार बना है, फंड किस कैटेगरी का है, इस पे हमने विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा एयूएम या फिर हम फंड साइज़ जिसे कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं इन्वेस्टमेंट के समय। लेकिन अगर आप फंड साइज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि फंड साइज़ कम है या मीडियम है या फिर ओवर लार्ज है या फिर बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है। कितना आइडियल फंड साइज़ होना चाहिए, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर तीसरा पैरामीटर क्या था। तीसरा पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो, इसका भी हमने ध्यान रखा है। चौथा पॉइंट कि जो रिटर्न है, ठीक है? अगर रिटर्न देखें तो 6% से लेके 36% तक रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और विथ टाइम रेफरेंस, ठीक है? कि कितने टाइम में कौन से फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पाँचवा पॉइंट अल्फ़ा रेशियो हमें देखना होता है। देखिए, जिस भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका अल्फ़ा रेशियो आपको चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है, वो बाकी अदर फंड की तुलना में या फिर जो बेंचमार्क है, उसकी तुलना में अधिक है, ज़्यादा है या फिर बराबर है। तो ये अगर पता किए बिना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यकीन मानिए आपको लॉस हो सकता है। इसके अलावा जो छठवां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है किसी फंड के बारे में, वो है फंड का ऐज। तो इन 6 पैरामीटर के आधार पे हमने कुछ टॉप 5 या फिर टॉप 6 कह लीजिए म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से फंड हैं, ठीक है? इसके पहले कुछ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ ये एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में कि कैसे हमने फ़िल्टर किया है टॉप म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल 69 म्यूचुअल फंड मैंने कहा था, यहाँ पे मिस राइटिंग हुई है, ये आपका टोटल 69 है, ठीक है? टोटल 69 है, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? तो अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करूँ, तो वहाँ पे आपको टोटल 24 म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड दिख जाएँगे एसबीआई के, जिनमें अगर मैं मैक्सिमम रिटर्न देखूँ तो 20, 22, 25% तक ऐसे-ऐसे फंड हैं जिसने रिटर्न बना के दिया है। इसके अलावा दूसरी जो हमारी कैटेगरी होती है डेट फंड में जो टोटल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड है एसबीआई बैंक के, वो हैं आपका
19 और यहाँ पे रिटर्न आपको 8% के आसपास मिलता है। एफडी से थोड़ा-सा बेहतर होता है, लेकिन जो रिटर्न है वो 8, साढ़े 8, 9% तक रिटर्न मिल जाता है। डेट फंड में मैं सलाह नहीं दूँगा इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि डेट फंड उन लोगों के लिए है जो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? या फिर बहुत ही स्टेबल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। तो डेट फंड को मैं इग्नोर कर दूँगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स में आप देखोगे तो टोटल 6 म्यूचुअल फंड है और यहाँ पे रिटर्न आपको 12% के आसपास मिल जाता है। खैर इस ऑप्शन को भी मैं यहाँ पे हटा दूँगा। हमारा जो टोटल सोल फ़ोकस होगा वो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड पे होगा, जहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न हम गेन करेंगे। तो है टोटल 69, लेकिन ये आप देखोगे तो ये आपका 49 ही होता है। बाकी जो हैं वो आपके अदर कैटेगरी के हैं, ठीक है? तो उनको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उतने अच्छे नहीं हैं। तो हमारा जो टोटल फ़ोकस होगा वो इक्विटी म्यूचुअल फंड पे होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में खासकर एसबीआई को ध्यान रखते हुए कौन-कौन से ऐसे फंड हैं। लेकिन उसके पहले हम एक बार पैरामीटर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से पैरामीटर थे और उनका आधार क्या था। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि फंड की कैटेगरी, देखो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो फंड की कैटेगरी है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए क्योंकि अगर आपने गलत फंड सेलेक्ट कर लिया, यकीन मानिए आपका इन्वेस्टमेंट लॉस होना तय है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि कोई भी थीमेटिक फंड या फिर सेक्टोरल फंड को आपको इग्नोर कर देना है। मैं दिखाऊँगा कि एसबीआई के कौन-कौन से थीमेटिक एंड सेक्टोरल फंड हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको दूर रहना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थीमेटिक एंड सेक्टोरल फंड में डाइवर्सिफ़िकेशन कम होता है, जिसकी वजह से रिस्क थोड़ा-सा बढ़ जाता है। वो एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इस वजह से मैं यह सलाह नहीं देता हूँ कि आप सेक्टोरल या फिर थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये कितना होना चाहिए? देखिए कम रहेगा तो भी लॉस है, बहुत ज़्यादा रहेगा ओवर वैल्यू तो वो भी नुकसान है। जो मीडियम रेंज आप देखोगे वो आपका 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में होता है फंड साइज़। तो यहाँ पे जो मैंने सिलेक्शन किया है वो मिनिमम 5,000 करोड़ से ज़्यादा जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उन फंड को सेलेक्ट किया है। इसके अलावा जो हमारा थर्ड पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब फीस जो फंड मैनेजर आपसे लेता है, आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के बिहाफ़ पे। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहे उतना अच्छा है। वैसे अगर आइडियली देखा जाए तो ये 0 से लेके 0.75% के बीच में माना जाता है। मतलब 0.75% से कम रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट हमने क्या रखा था उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। रिटर्न, ठीक है? यहाँ पे जितने भी फंड हैं, ठीक है? उसने मोर दैन 12% का रिटर्न बना के दिया है लॉन्ग टर्म में। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये नहीं कि आपने 6 महीना, 1 साल, 2 साल इन्वेस्ट किया और कहा कि आपने तो बोला था 12% से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। मार्केट कहीं गिर गया, आपका रिटर्न 5%, 4%, 6% पे आ गया। तो ऐसा नहीं है। कम से कम इन्वेस्टमेंट टाइम 8 साल, 10 साल से ज़्यादा लिया गया है। तो इस कंडीशन में आपको बेहतरीन रिटर्न मिलते हैं। तो ये चौथा पॉइंट हो गया सिलेक्शन का। पाँचवा जो मैंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अल्फा रेशियो। अल्फा रेशियो के बारे में बताऊँ तो अल्फा रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है, ठीक है? द हाईएस्ट इज़ गुड और ये हमें पॉज़िटिव में देखना है। अल्फा रेशियो के बारे में शॉर्टली मैं ब्रीफ़ कर दूँ। देखिए यहाँ पे आपका एक होता है 0, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉज़िटिव। जिस फंड का नेगेटिव अल्फा रेशियो है उसको आप तुरंत हटा दीजिए। इसका मतलब है कि वह फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, आउट परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहा है, इस वजह से उसका अल्फ़ा नेगेटिव है, तो इसको हटा देना है। ज़ीरो का मतलब है फंड बेंचमार्क के बराबर रिटर्न दे रहा है, ना ज़्यादा दे रहा है, ना कम दे रहा है, तो इसको भी आप हटा दीजिए तो भी ज़्यादा अच्छा है। आपको क्या देखना है कि अल्फ़ा जितना ज़्यादा हो, जितना पॉज़िटिव हो, उतना अच्छा होता है। तो ऐसे फंड हमने सेलेक्ट किए हैं जिनका अल्फ़ा बहुत ही हाई है, मतलब कि वो अपने बेंचमार्क को हमेशा आउट परफ़ॉर्म करते हैं। उनसे ज़्यादा रिटर्न बना के देते हैं। एंड 6 पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि फंड का ऐज कितना होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम न्यू फंड ऑफर के में इन्वेस्ट कर दें, अभी 6 महीने हुआ लॉन्च हुए, 1 साल हुआ लॉन्च हुए और उसका ज़्यादा डेटा अवेलेबल ही नहीं है हिस्टोरिकल डेटा रिटर्न के बारे में, फंड मैनेजर के बारे में। तो ऐसे फंड को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है? कम से कम हमने लिया है कि जो भी फंड है वो 8 साल मार्केट में सर्वाइव कर चुके हैं, 8 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, ठीक है? तो ये टोटल 6 पैरामीटर थे जिनके बेस पे हमने टॉप 5 एसबीआई बैंक के म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया है
और उनके नाम मैं आपको बता दूँ तो नंबर 1 पे है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। यहाँ अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो 18% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाता है। फंड साइज़ काफ़ी अच्छा है, 20,000 करोड़ से ऊपर का फंड है, एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, उम्र इसकी कम से कम 10 साल से ऊपर ही है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे वो है एसबीआई फ़ोकस फंड, ये भी एक बेहतरीन फंड है अपने आप में, इसका भी रिटर्न काफ़ी शानदार है। इन सभी फंड के बारे में डिटेल में मैं अभी बताऊँगा ही। थर्ड पॉइंट पे देखेंगे तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रिस्क बहुत ही मॉडरेट होता है, लेकिन रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। आप देखेंगे पिछले 5 ईयर की अगर मैं बात करूँ, पिछले 5 साल में, तो इसने +20% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है? मतलब तीसरा फंड हो गया। इसके अलावा 4th नंबर पे हमारा जो बेस्ट फंड है, वो कौन-सा है? एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, ठीक है? इसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। इसका भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड इस फंड का काफ़ी शानदार है, ठीक है? और इसके अलावा अगर 5वाँ और 6वाँ मैं बात करूँ तो एसबीआई मिड कैप फंड है, मिड कैप कैटेगरी का इसे किंग भी कहा जाता है। जब भी आप किसी मिड कैप फंड की बात करेंगे, तो एसबीआई मिड कैप फंड आपको टॉप 3, टॉप 4 में ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड 6 नंबर पे ऑफ कोर्स हमारा लार्ज कैप फंड होना ही है। लार्ज कैप फंड में रिस्क काफ़ी कम होता है, तो अगर कोई एसबीआई का खासकर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है, तो ये उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। एंड एक और हमारे पास फंड है जो कि लास्ट है सबसे, एसबीआई फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड में अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो एसबीआई का भी एक काफ़ी अच्छा फ्लैक्सी कैप फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने कुल टॉप 7, ठीक है, एसबीआई के म्यूचुअल फंड हैं जिनको फ़िल्टर किया गया है, छाँट के निकाला गया है, जो टोटल 69 म्यूचुअल फंड थे। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लंबे समय में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन देखने को मिलेगा। अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस पूछें कि इनमें से मैं अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना हो, मेरी पर्सनल चॉइस क्या है? तो मैं नंबर 1 पे रखूँगा ये रेड वाला, सेकंड पे ये है, और 5वाँ नंबर वाला, यानी मिड कैप की कैटेगरी में, लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी में और स्मॉल कैप की कैटेगरी में मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। मैं फ़ोकस्ड को हटा दूँगा, लार्ज कैप को हटा दूँगा, फ्लेक्सी कैप को हटाऊँगा। क्योंकि अगर मैं लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप की बात करूँ तो मार्केट में एसबीआई के अलावा तो लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी में देखें तो बहुत सारे फंड मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का है, एचडीएफसी बैंक का है। तो ये दो वो सब एसबीआई से भी बेहतर परफ़ॉर्म कर रहे हैं या फिर उसके बराबर ही कहेंगे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है? देखो हमारा मेन मतलब होता है रिटर्न अच्छा मिले। अगर कोई फंड क्या हुआ वो एसबीआई का नहीं है, ठीक है? एसबीआई ऑल्दो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर एसबीआई के अलावा भी और कोई फंड है, जो काफ़ी नामी है और अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो उसमें इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? और कॉन्ट्रा एंड फ़ोकस का रिटर्न थोड़ा-सा डाउन है, 18 नहीं है लेकिन 15, 16, 17 के बीच में रहता है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें कि एसबीआई का कौन-कौन सा फंड हम चुन सकते हैं, तो स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप में आप इन्वेस्टमेंट अपना चालू कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? अभी एक बार मैं स्क्रीन और स्विच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इन सभी फंड के डिटेल्स। ब्रीफली मैं यहाँ पे बताऊँगा, बाकी अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएँगी इन सभी फंड के बारे में, जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल मैंने बताया था 69 म्यूचुअल फंड्स हैं, और जिसमें से यहाँ पे आप देखोगे एक पीएसयू फंड है। मैंने बताया था कि सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड से दूर रहना है, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी सेक्टोरल है। कॉन्ट्रा फंड यहाँ पे मैंने बताया था पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 25% के आसपास है, एंड 45,000 करोड़ का इसका एयूएम है। ये भी काफ़ी अच्छा है, अगर निवेश करना चाहें आप कॉन्ट्रा फंड में तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हेल्थ केयर अपॉर्च्युनिटी अगेन ये सेक्टोरल फंड है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ ये भी सेक्टोरल फंड है। ठीक है? इन सभी को आप इग्नोर कर सकते हो। ऑल्दो रिटर्न आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन इन लोगों का रिटर्न रहता है, लेकिन रिटर्न के लालच में नहीं जाना है, ठीक है? हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा था, लार्ज एंड मिड कैप की बात कर रहा था, तो 31,000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज़ है, 21% के आसपास इसका रिटर्न है पिछले 5 सालों में, ठीक है? और स्मॉल कैप की बात करें तो 34,000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज़ है, 20% से ज़्यादा इसने रिटर्न बना के दिया है। और मैंने एक बताया था आपको, ये टेक्नोलॉजी वाला आप इसे हटा दीजिए, कंज़प्शन अपॉर्च्युनिटीज़ इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? ये सारे सेक्टोरल हैं। लार्ज कैप की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए लार्ज कैप 52,000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज़ है, एंड 16-17% के आसपास इसने पिछले 5 साल में रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पे सारे फंड हैं ऑलरेडी, ठीक है?
तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे कौन-कौन से ऐसे फंड हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हो। थीमेटिक एंड सेक्टोरल से दूर रहना है, ठीक है? और जिनका फंड साइज़ 5,000 करोड़ से कम है, उनसे भी दूर रहना है। एक्सपेंस रेशियो जिनका ज़्यादा है, उनसे भी दूरी बना के रखना है। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया थी, जिनके आधार पे एसबीआई के टॉप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया गया है। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहें, तो आप एक बार आपका जो भी पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र है, उनसे डिस्कस करके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है? तो ये वीडियो यहीं पे हो गया है समाप्त। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया है, ये केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह, मशवरा, रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दिया जाता है। देयर इज़ नो एनी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन और सजेशन टू बाय और सेल एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट। क्योंकि जो सिक्योरिटीज़ मार्केट होता है, चाहे आप म्यूचुअल फंड की बात करें, चाहे किसी भी अदर मार्केट की बात करें, हर एक मार्केट में थोड़ा बहुत रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, खुद के रिस्क पे करना है, ठीक है? ऐसा नहीं करना कि मैंने बता दिया तो आपने आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।